तो हे एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर केमिस्ट्री सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। और इसमें मैं शानदार थ्योरी और साथ में क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं, जिससे तुम लोग की पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए और तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और अगर तुम्हें इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर तुम्हें डीबीपी चाहिए तो तुम मेरे ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। बात करते हैं इस चैप्टर सोल्यूशन की, तो इसमें 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जहां से हर साल क्वेश्चन आता है। पहला तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म, जिससे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर से पिछले कुछ सालों से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की। बेसिक्स में क्या है, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तुम सबने ये पढ़ रखा होगा। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। पानी में जो हम चीनी मिलाते हैं, चीनी क्या हो गया तुम्हारा, सॉल्यूट हो गया। समझ गया ना, ये होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस। और सॉल्यूशन जो होता है वो तुम्हारा 3 तरह का होता है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। और वो किस पे होता है, एट ए गिवन टेंपरेचर पर होता है। ठीक है, और सॉल्यूशन में तुम्हारा वॉल्यूम, मास दोनों क्या होता है, कंजर्व होता है। तुम्हें याद रखना है। बात करते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो कंसंट्रेशन टर्म्स 2 तरह के होते हैं। पहला होता है टेंपरेचर डिपेंडेंट, दूसरा होता है टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। जो भी टर्म्स तुम्हारा वॉल्यूम रिलेटेड होता है वो क्या होता है, टेंपरेचर पर डिपेंड करता है। क्यों भैया, तुम खुद सोचो, वॉल्यूम क्या हो सकता है, टेंपरेचर से इफेक्ट होता है। अगर टेंपरेचर बढ़ाओगे तो सबका वॉल्यूम चेंज होगा। समझ रहे हो। तो डिपेंडेंट कौन सा होता है, जिसमें वॉल्यूम आएगा। इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, या फिर कहूं जिसमें मास आएगा। समझ रहे हो। जैसे मैं बात करूं मोलरिटी, मोलरिटी में क्या आता है, वॉल्यूम आता है। आगे हम पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, टेंपरेचर डिपेंडेंट होगा। परसेंटेज वी में क्या होता है, वॉल्यूम ऑब्वियसली दिख ही रहा है। वी मतलब क्या है, वॉल्यूम आ रहा है, तो ये भी डिपेंडेंट होगा। नॉर्मेलिटी में भी क्या आता है, वॉल्यूम आता है, तो ये भी डिपेंडेंट होगा। परसेंटेज डब्ल्यू की बात करें तो इसमें भी वॉल्यूम आ रहा है, ये भी क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट की बात करें तो मोलरिटी, क्योंकि इसमें मास आता है। मोल फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें मोल आता है। और डब्ल्यू में क्या हो गया, ऑब्वियसली मास आएगा, तो ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बात करते हैं परसेंटेज वी, परसेंटेज डब्ल्यू और परसेंटेज डब्ल्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो बात करते हैं सबसे कॉमन चीज की, वो ये है कि ऊपर क्या आता है तुम्हारा सोल्यूट आएगा, नीचे क्या आएगा तुम्हारा सोल्यूशन आएगा। ये तीनों के लिए सेम होने वाला है। ऊपर सोल्यूट, नीचे क्या आएगा, सोल्यूशन। और रहेगा क्या, अगर वी है तो वॉल्यूम लिख दो, डब्ल्यू है तो ऊपर वेट होगा, नीचे क्या होगा, वॉल्यूम होगा। और डब्ल्यू है तो ऊपर ही वेट, नीचे ही वेट। समझ गए ना। मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। बहुत आसान होता है, बस सॉल्यूट सोल्यूशन याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात करते हैं मोलरिटी के ऊपर। पिछले बार हमने क्वेश्चन किया भी था मोल कंसेप्ट चैप्टर में, लेकिन मोलरिटी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। समझ गए ना। यहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, लीटर में। अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर में दे रखा होगा तो हमें पहले उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, और ऊपर क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है। ठीक है भैया। बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी क्या है, मोलरिटी का एक भाई है, ऐसा समझ लो। क्योंकि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर होता है। और ऊपर में क्या आता है, ग्राम इक्विवेलेंट। अभी तुम लोग को नहीं समझना ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। एन फैक्टर से बस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बात करते हैं एक और टर्म की, जो कि होता है मोलैलिटी। ये इंपॉर्टेंट क्या है, मोलैलिटी है। और यहां क्या था, मोलैरिटी था। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से। इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। और यहां क्या था तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा, ऑब्वियसली केजी में होगा। ठीक है भैया। अब हम बात करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की जो तुम्हें बिल्कुल से पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्या रिलेशन है, मोलरिटी और डेंसिटी का रिलेशन है। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, 10 इंटू परसेंटेज डब्ल्यू इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला जिससे नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और एम से भी क्वेश्चन आ चुका है, वो क्या है, मोलरिटी इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ एम। स्मॉल एम क्या हो गया, मोलैलिटी हो गया। कैपिटल एम क्या हो गया, मोलैरिटी हो गया। और 100 टाइम्स ऑफ डेंसिटी, डी मतलब क्या है, डेंसिटी है, इंटू एम क्या हो गया, फिर से मोलैरिटी हो गया। और एम सोल्यूट मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है भैया। और तीसरा फॉर्मूला जिससे क्वेश्चन तो आज तक नहीं आया, लेकिन सब लोग पढ़ाते इसलिए पढ़ा रहा हूं, तुम चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। मैं भी स्किप क्या करता हूं, कर देता हूं। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इस क्वेश्चन में देखो पूछा हुआ है, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ m/2 एक्वस सॉल्यूशन। मतलब मोलरिटी कितनी दे रखी है, m/20 दे रखी है। ठीक है भैया। और वेट कितना दे रखा है, वेट तुम्हारा पूछा गया है और दिया क्या है, 250 ml ऑफ सोल्यूशन दे रखा है। मतलब यहां पर तुम्हें वॉल्यूम दे रखा है, अब तुम्हें वेट पूछा गया है। वेट कैसे निकालोगे, तुम मोल से निकालोगे, क्योंकि मोलरिटी भी दे रखी है। मोलरिटी कितनी दे रखी है, m/20, मतलब 1/20 क्या है तुम्हारा, मोलरिटी है। और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है, बताया था पिछले लेक्चर में, मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। याद है ना, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमसे पूछा गया है, और मोलर मास क्या होता है, ग्लूकोज का, बताया था पिछले लेक्चर में, क्या होता है, 180 होता है। अगर किसी ने मोल कंसेप्ट नहीं देखा तो मोल कंसेप्ट देख कर आओ, वरना तुम्हें सॉल्यूशन समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। तो W/180 रख दी होगी। W क्या है, हमारा गिवन मास है, 180 क्या है, मोलर मास है। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम तुम्हें लीटर में रखना होता है। यहां पर किसमें दे रखा है, 250 ml में दे रखा है। तो ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 1/4 लीटर आएगा। ठीक है। तो 1/4 इधर हो गया। अब मल्टीप्लाई करोगे, W इक्वल टू 1/20 इंटू 180/4, इसको कैलकुलेट करने पर 2.25 ग्राम आएगा। वही इसका आंसर है। समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ऐसे। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जहां पर तुम्हें ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता। अगर तुम्हें याद है तब तुम्हें +4 मार्क्स मिलने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन को, 2019 में आ चुका है। डेंसिटी दे रखा है तुम्हारा कितना, 1.28 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी तुम्हारा 1.28 है। मोलरिटी कितना दे रखा है, मोलरिटी दे रखा है तुम्हारा
2 मोलर दिख रखा है ना, 2 मोलर लिखा हुआ है, ठीक है। और मोलर मास तुम्हारा कितना है 40, कैसे पता चलेगा, लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है 40 होता है, याद कर लेना, नहीं तो वैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो 23 + 16 + 1, ठीक है ना, 40 हो गया। अब पूछा गया है एम क्या होगा, स्मॉल एम क्या होगा, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, एम इक्वल टू क्या होगा 1000 टाइम्स ऑफ एम अपॉन 1000 टाइम्स ऑफ डी इंटू एम सॉल्यूट। अब तुम पुट कर दो, एम की जगह आप क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, डेंसिटी की जगह क्या पुट करोगे, ये पुट करोगे, एम डब्ल्यू या मोलर मास की जगह क्या पुट करोगे, ये पुट करोगे, सॉल्यूशन सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1.67 आंसर आएगा, और यही इसका आंसर है, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होता, समझ रहे होगे ना तुम, बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात करते हैं एक और तरह के क्वेश्चन की, देखो इसमें दिया हुआ 6.02 into 10 molecules of urea are present in 100 ml of solution। तो पूछा गया कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कंसंट्रेशन नॉर्मली अगर तुम्हें लिखा रहता है तो मतलब क्या होता है उसका मोलैरिटी ही होता है। वैसे अगर तुम ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में क्या है कैपिटल एम है, कैपिटल एम मतलब क्या होता है मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी इक्वल टू क्या पड़ा नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था। ओके भैया, यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू एन अपॉन एन होता है, ये भी मैंने बताया था, याद नहीं आ रहा तो जाकर पीडीएफ में देखना। तो एन यहाँ पर तुम्हारा क्या ये एन दे रखा है, एन मतलब क्या होता है एवोगैड्रो नंबर होता है, तो दोनों पुट कर दिए तो मोल्स की वैल्यू क्या निकल के आया 10⁻³ निकल कर आई, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू एन अपॉन वी रख दो, वी यहाँ पर क्या होगा 0.1 होगा, क्यों भैया क्यों होगा बताओ, क्योंकि यहाँ पर एमएल में दे रखा है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है लीटर में कन्वर्ट करना है, इस चीज को ध्यान में रखो, गलती नहीं करके आना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया 10⁻³, वॉल्यूम हो गया 10⁻⁻1 क्योंकि 0.1 था, अब सॉल्व करने पे आएगा 10⁻2 आएगा, ये इसका आंसर है, समझ गए। अब हम बात करते हैं एक और टर्म की जो कि होता है मोल फ्रैक्शन। चलो हमारे पास दो चीजें, कैसे भैया, एक मान के चलो हमारे पास क्या है 1 है और एक क्या है तुम्हारा 2 है, दो सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 हमें निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 क्या होगा, नंबर ऑफ मतलब मोल ऑफ 1 पहला का मोल अपॉन n1 + n2 + n3, जितने सारे मोल होंगे सबको डिवाइड कर दोगे, और x2 इक्वल टू क्या होगा, x2 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा n2 डिवाइडेड बाय n1 + n2 + n3 जितने होंगे सबको तुम जोड़ दोगे, समझ रहे हो ना। और x1 + x2 + x3 सबको जोड़ने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। x1 x2 पता चल रहा है ना क्या है, x1 x2 क्या है मोल फ्रैक्शन है, कि अगर मान के चलो मैं बोलता हूँ सिर्फ एक जगह पे बस दो चीजें है, एक 1 है और एक 2 है, ठीक है। तो अगर पहला का मोल फ्रैक्शन अगर 1/4 है तो दूसरा का क्या होगा 3/4 है, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ के क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर मान के चलो 3 होता तो तीनों का जोड़ के क्या होना चाहिए मोल फ्रैक्शन 1 आना चाहिए। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है, ऊपर में क्या लिखोगे जिसका मोल पूछा x1 में क्या लिखोगे, ऊपर में लिख रहे हो तुम n1, नीचे क्या करोगे n1 + n2 + n3 जितना होगा उसको ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन अभी हम बात करने वाले वेपर प्रेशर के बारे में, जिसमें इसका काफी यूज आने वाला है। वेपर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले तुम ये समझो, हमारे पास क्या है सॉल्यूट है, ठीक है, एक तरफ क्या है सॉल्वेंट है, तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर रहे हो तो क्या बनता है तुम्हारा सॉल्यूशन बनता है। हाँ भैया सॉल्यूशन बन गया, अब तुम्हें दिख रहा है ये सॉल्यूशन पूरा बन चुका है जिसमें सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। तो मान लो सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, कुछ भी तुम मान सकते हो। तो जब भी तुम्हारा ये सॉल्यूशन बनता है ना तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं हवा में जाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं और क्या बनाते हैं वेपर बनाते हैं। तो जो वेपर बनता है वो कुछ प्रेशर लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर कहते हैं, समझ गए ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट को हमने मिक्स कर दिया, मिक्स करने पे क्या होगा कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, वेपर बन जाएंगे, वेपर बनने पे वो वेपर प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है भैया हम समझ गए। एक और चीज याद रखना, जब भी हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं ना उस केस में हमेशा क्या होता है डेल्टा एस मिक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है और डेल्टा जी मिक्स क्या होता है लेस देन 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए तुम्हें आनी चाहिए क्या थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, याद रखना एस मतलब क्या होता है एंट्रोपी होता है और जी मतलब क्या होता है गिव्स फ्री एनर्जी होता है। और ये सारे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के लिए वैलिड है, चाहे सोल्यूशन आइडियल हो चाहे सोल्यूशन नॉन आइडियल हो। इस पे क्वेश्चन नीट एग्जाम में बहुत बहुत बार आ चुका है, बहुत ज्यादा बार, याद रखना है चाहे सोल्यूशन आइडियल हो चाहे सोल्यूशन नॉन आइडियल हो, तुम्हारा डेल्टा एस मिक्स क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा जी मैक्स क्या होगा लेस देन 0 होगा, समझ रहे हो। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुम्हें पता होगा एस मतलब क्या होता है एंट्रोपी होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया। तो जैसे ही तुम किसी भी चीज को मिक्स करते हो ना तो रैंडमनेस बढ़ती है। रैंडमनेस क्यों बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं। तो एस क्या होता है 0 से ज्यादा होता है मतलब पॉजिटिव होता है, और जी क्या होता है नेगेटिव में होता है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है भैया समझ गए। अब हम बात करते हैं एक और चीज की, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है भैया हम समझ गए। तो मान के चलो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा, मैंने बताया ना एक्स मतलब क्या होता है मोल फ्रैक्शन होता है, हाँ भैया। तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, सिंपल, जो बोल रहा है पार्शियल प्रेशर किसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है भैया हम समझ गए। और एक और चीज यहाँ याद रखना, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है ना वो वेपर प्रेशर के क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब क्या मतलब है, देखो मान के चलो ये तुम्हारा क्या है सोल्यूशन है, यहाँ पे बिल्कुल पानी है, पानी मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर तुम सोचो आपस में दो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये पहला मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल,
दोनों आपस में बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, तो क्या ऊपर की तरफ जाना चाहेगा? नहीं भैया। अगर दोनों आपस में चिपका हुआ है तो बोलेगा नहीं भाई ऊपर की तरफ क्यों जाऊं। तो समझ रहे हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा, क्या ये वेपर बनना चाहेगा? नहीं भैया, ये वेपर बनना ही नहीं चाहेगा। और अगर ये वेपर बनना नहीं चाहेगा तो क्या वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा। तो वही चीज लिखी गई है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर तुम्हारा कम होता है, और उसका आगे यूज आने वाला है, और इस पे भी नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है भैया, हम समझ गए। अब हम बात करते हैं कि अब दोनों को हमने मिक्स कर दिया, ए को मिक्स कर दिया, बी को मिक्स कर दिया, तो क्या बना था हमारा? सोल्यूशन बना था। तो टोटल प्रेशर निकालना चाहे तो क्या होगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट ए बी एक्स बी। समझ रहे हो ना? ये तुम्हारा क्या था? पी नॉट ए एक्स ए था, ये तुम्हारा क्या था? पी नॉट ए एक्स बी था। समझ गए? ठीक है भैया। तो ये तुम्हारा क्या निकल के आया? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल कर आ गया। और ये जो एक्स और एक्स क्या है तुम्हारा? एक्स और एक्स मोल फ्रैक्शन है, लेकिन है क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। और एक्स मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज का मतलब क्या है? हम ये जो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ये लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने मोल है एक्स के और यहाँ पे कितने मोल है बी के। समझ रहे हो ना? तो ये लिक्विड फेज की बात चल रही है, क्योंकि वेपर फेज की बात होती है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए ना? ये मेन फॉर्मुला होता है जो तुम्हें पता होना चाहिए। टोटल प्रेशर इक्वल टू ए प्लस बी। ए के लिए क्या होगा? पी नॉट ए एक्स ए, बी के लिए क्या होगा? पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है भैया, बात करते हैं पीटी इक्वल टू और दूसरे फॉर्मूले की। अलग तरह का फॉर्मूला है, मतलब इससे ही डिराइव होकर आता है, बट तुम्हें याद होना चाहिए ये दोनों भी। ठीक है ना? क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ चुका है, ये दोनों फॉर्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है भैया, फॉर्मूला क्या है? पीटी इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। दूसरा क्या है? पीटी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। कैसे याद रखना है? सिंपल, देखो यहाँ क्या है? बी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ए लिखना पड़ेगा। समझ लो, यहाँ पे अगर बी आ रहा है तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? ए लिखोगे। और यहाँ पे क्या लिखोगे? ए माइनस बी लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर ए आ रहा है। समझ गए? यहाँ पर अगर तुम्हारा ए आ रहा है तो यहाँ पर तुम ऑब्वियसली बी लिखोगे, और यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? बी माइनस ए लिखना पड़ेगा। तो ऐसे याद कर सकते हो। बात करते हैं ग्राफ की, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन के आता है, ये मान के चलो ए का हो गया, ये मान के चलो बी का हो गया, और टोटल तुम्हारा ये ग्राफ बन के आता है। ठीक है ना? ओके भैया, अब हम बात करते हैं आगे कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? एक्स और एक्स बी क्या था? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। मैंने तुम्हें बताया था ना कि लिक्विड के अंदर, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी मोल्स है ए के और जो भी मोल्स है बी के, वो हो गया तुम्हारा एक्स ए और एक्स बी हो गया। ठीक है भैया, लेकिन तुम्हें पता है ना कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर हवा में उड़ गए। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर हवा में उड़ गए जो कि वेपर प्रेशर बना रहे हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर में होंगे। समझ रहे हो? मतलब कुछ मोल्स जो होगा Na का वो ऊपर होगा और Nb का भी कुछ ऊपर होगा। तो जो मोल फ्रैक्शन इन वेपर की फेज की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? YA इक्वल टू PA अपॉन P सोल्यूशन। P सोल्यूशन तो मैं पता है, ये जो तुम यहाँ पे निकालो P सोल्यूशन तो पूरा लिख दोगे, और PA क्या होगा? P नॉट एक्स से होगा। और YB इक्वल टू क्या होता है? PB अपॉन P सोल्यूशन। PB क्या होगा तुम्हारा? P नॉट BXB, और P सोल्यूशन जो यहाँ पर था वही तुम पूरा लिख दोगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया है और एक दो बार एम्स एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। वेपर फेज और लिक्विड फेज, XA अलग चीज होता है और YA अलग चीज होता है। फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, दे रखा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन को। देखो ठीक है, दे रखा है करेक्ट ऑप्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन उसमें क्या है? बेंजीन और ऑक्टेन है। क्या है? बेंजीन है और ऑक्टेन है, मतलब एक को ए मान लो तुम, दूसरे को बी मान लोगे। ठीक है ना? बेंजीन और ऑक्टेन है, दोनों का मोलर रेशियो कितना है? मतलब मोल्स कितना है दोनों का? एक का 3 है, एक का 2 है, ऐसा समझ लो। ठीक है भैया, दोनों का क्या दिया गया? वेपर प्रेशर दे रखा है, मतलब पी नॉट ए दे रखा है और पी नॉट बी दे रखा है। पी नॉट ए तुम्हारा कितना है? ऑक्टेन को हमने क्या मान लिया? ए मान लिया, तो पी नॉट ए तुम्हारा 280 है। पी नॉट बी क्या है तुम्हारा? पी नॉट बी क्या है तुम्हारा? 420 है, मतलब नहीं, बेंजीन का 280 है, मतलब ए को बेंजीन मान लिया और बी को ऑक्टेन मान लिया, मतलब कुछ भी तुम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक का 280 है, दूसरे का 420 है। अब दोनों का तुम्हें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। देखो आप कैसे करोगे? देखो बेंजीन का क्या दे रखा है? बेंजीन इज टू ऑक्टेन क्या दे रखा है तुम्हारा? 3:2 दे रखा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? बेंजीन का क्या होगा? 3/5 होगा और ऑक्टेन का क्या होगा? 2/5 होगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? क्योंकि यहाँ पर 3 है और टोटल कितना है? 3 + 2 करोगे तो 5 हो जाएगा। तो बेंजीन का क्या निकल के आएगा? 3/5 और ऑक्टेन का क्या निकल के आएगा? 2/5। बेंजीन को हमने ये माना था, ऑक्टेन को हमने बी माना था, बता दिया। अब क्या करोगे? पीटी इक्वल टू पुट कर दो P नॉट ए एक्स ए इंटू P नॉट बी एक्स बी। अब दोनों को ऐड कर दो, 280 इंटू 3/5 प्लस 420 इंटू 2/5। कैलकुलेट करने पे क्या आएगा? 56 इंटू 3 प्लस 84 इंटू 2 168 प्लस 168, दोनों कैलकुलेट करने पे क्या आएगा? 336 mmHg, और यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है ना? तो ऐसे सॉल्व करना होता है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को। तो अब अगले क्वेश्चन के आने से पहले मैं तुम्हें एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं वेपर प्रेशर का, जो कि होता है वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया ऑफ सोल्यूशन पर डिपेंड करता है। ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए। तो जब भी तुम किसी भी मतलब कोई भी सोल्यूशन है उसके अंदर तुम सॉल्यूट ज्यादा ऐड करोगे तो उससे क्या होता है? सरफेस एरिया तुम्हारा कम होता है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है? तुम्हारा कम हो जाता है। लेकिन अगर तुम उसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है और तुम्हारा वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। याद रखना, वाटर ऐड करने पे वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन को देखो, एक तुम्हारा एक्वा सोल्यूशन है जिसमें कुछ भी एक मोलर दिया हुआ है। अब पूछा गया विच विल चेंज कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन टू इंक्रीज, मतलब वेपर प्रेशर किससे बढ़ने वाला है? तो तुम्हें मैंने अभी क्या बताया? वेपर प्रेशर तब बढ़ेगा जब तुम उसमें वाटर को ऐड करोगे, तो एडिशन ऑफ वाटर से क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये तीनों चीज क्या है? चाहे तुम सोडियम सल्फेट लो, सोडियम क्लोराइड लो, KI लो, ये तीनों चीज क्या है? तुम्हारी सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट क्या करती है? वेपर प्रेशर को कम करती है, लेकिन वाटर क्या करता है? वेपर प्रेशर को बढ़ाता है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ठीक है भैया, समझिए। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स की। सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल का मतलब ये है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, सारे
टेम्परेचर और प्रेशर पे। रॉल्स लॉ क्या था पता है ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, याद आ रहा है ना, अभी जस्ट बताया था, ठीक है भैया। तो ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। नॉन आइडियल क्या है, मतलब रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो फॉर्मूला हम पढ़ कर आए हैं वो सारा फॉर्मूला वैलिड होगा। मतलब जो भी अभी हम चीज पढ़े थे ना, वो किसके लिए हम लोग पढ़े थे, आइडियल सोल्यूशन के लिए पढ़े थे। मतलब ये क्या था, आइडियल सोल्यूशन के लिए वैलिड था। अगर नॉन आइडियल रहेगा तब क्या होगा, बताने वाला हूं। नॉन आइडियल के केस में क्या होता है, PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट X से, PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट B X B, क्योंकि इक्वल था, इक्वल को क्या कर देना, अनइक्वल कर देना, सिंपल सी बात है। और PT इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB, मतलब सारी चीजें अनइक्वल होती है, ठीक है भैया, समझ गए। आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, तुम्हारा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ना, वो भी तुम्हारा सेम होता है, A BB और A BB। इसका मतलब क्या है, A क्या है, मान के चलो तुम्हारा सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के बीच में जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा वो, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा वो, और AB मतलब क्या होगा, A सॉल्यूट हो गया, B सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा वो तीनों क्या होगा, तुम्हारा सेम होने वाला है, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो जिसकी फंक्शनल ग्रुप सेम होती है वही तुम्हारा क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। जैसे बेंजीन टोल्यून, हेक्सेन हेप्टेन, मिथेनॉल बिथेनॉल, और जिसकी मतलब क्या होनी चाहिए, तुम्हारी फंक्शनल ग्रुप सेम होनी चाहिए। और इस केस में क्या होता है, डेल्टा वी मिक्स तुम्हारा जीरो होता है और डेल्टा एच मिक्स भी जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट एग्जाम में आ चुका है, तुम्हें याद रखना है, डेल्टा वी मिक्स जीरो, डेल्टा एच मिक्स भी जीरो, ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन तुम्हारे दो तरह के होते हैं, नेगेटिव डिविएशन और एक करता है पॉजिटिव डिविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी गैस जो इजीली लिक्विफाइबल होते हैं, जैसे NH3 और SO2 क्या होते हैं, नॉन आइडियल के अंदर आते हैं, ठीक है भैया। बात करें नेगेटिव डिविएशन की, तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारा प्रेशर ऑब्जर्व आएगा ना, वो कैलकुलेटेड से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कैसे भैया, देखो हमने ये तो पता चल गया था ना हमें कि PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट X, ये हमें पता चल गया था। अब इक्वल नहीं है तो क्या है, नेगेटिव डिविएशन के केस में क्या होता है, वो लेस देन होता है। PA इज लेस देन P नॉट X से, PB इज लेस देन P नॉट B X B, ठीक है भैया। तो PT क्या होगा, PT इज लेस देन P नॉट X से प्लस P नॉट B X B, समझ गए। तो जो ऑब्जर्व हमारा आ रहा है वो वेपर प्रेशर, वो क्या हो रहा है, कैलकुलेटेड से कम हो रहा है, इसलिए क्या होता है नेगेटिव, मतलब क्योंकि कम आ रहा है, ऑब्जर्व कम हो रहा है, तो ठीक है। और ये वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव डिविएशन के केस में वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। नेगेटिव मतलब क्या है, कोई चीज कम हो रही होगी, और जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा। याद करो मैंने बताया था ना, वेपर प्रेशर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई दो क्वांटिटी या दो मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा फोर्स है तो क्या वेपर बनना चाहेगा, नहीं भैया, वेपर बनना नहीं चाहेगा। मतलब क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना, AB इज ग्रेटर देन A और AB। इसका मतलब क्या होता है, A और B, मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों साथ में, तो दोनों का फोर्स बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, इसलिए वो वेपर नहीं बनना चाह रहा है। और A और BB का क्या मतलब है, अब सॉल्यूट अगर अलग था, सॉल्वेंट अगर अलग था, तो दोनों का फोर्स क्या हो रहा था, कम था। लेकिन सॉल्यूट सॉल्वेंट को हमने मिला लिया तो दोनों का फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि वो वेपर बनना ही नहीं चाह रहा, मतलब वेपर प्रेशर तुम्हारा कम आ रहा है, समझ गए ना। तो ये चीज लिखी जाती है, एग्जाम में आता है, समझ रहे हो ना इस चीज को। वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रहा है, इसलिए AB क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। बात करें पॉजिटिव डिविएशन की, तो सब कुछ उल्टा कर देना है। यहाँ पर PA ज्यादा होगा, PB ज्यादा होगा, PT भी ज्यादा होगा, मतलब ऑब्जर्व जो होगा वो तुम्हारा कैलकुलेटर से ज्यादा होने वाला है। अगर ऑब्जर्व ज्यादा हो रहा है इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा, IMF का क्या मतलब है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तुम्हारा कम हो जाएगा, समझ रहे हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तुम्हारा कम हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, जो AB के बीच में जो फोर्स लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वो कम होगा, लेस देन का साइन बनाया है, लेस होने वाला है, ठीक है। और किससे लेस होगा, A और BB से लेस होने वाला है। और इस केस में क्या होता है, डेल्टा V मिक्स तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो होता है और डेल्टा H मिक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। कैसे भैया, अब तुम्हें बताता हूं। अगर मान के चलो दो मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में फोर्स बहुत कम लग रहा है, दोनों के बीच में अगर फोर्स कम लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर कोई दो भी, मान के चलो ये दो क्वांटिटी है, ठीक है, ये दो क्वांटिटी है, जैसे ये दो क्वांटिटी है, दोनों के बीच में फोर्स कम लग रहा है, तो दोनों आपस में दूर जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या था, तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो रहा था। अगर फोर्स ज्यादा है, बहुत चिपके हुए, तो चिपकने से क्या होगा, वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे V मिक्स क्या होता है, लेस देन जीरो, H मिक्स भी लेस देन जीरो, और इसमें क्या होता है, V मिक्स ग्रेटर देन जीरो और H मिक्स ग्रेटर देन जीरो। अब मैं यहाँ पे और अगर मैं यहाँ पर तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इन दोनों के लिए क्या डेल्टा एक्स और, अब मैं यहां पर तुमसे अगर क्वेश्चन पूछो कि इन दोनों के लिए डेल्टा एस और डेल्टा जी क्या होना चाहिए, मैंने जस्ट बताया, मैंने तुम्हें बोला था चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो या चाहे सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, डेल्टा एस क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन जीरो। ये तुम्हें याद रखना है, दिमाग में सेट कर देना है, ठीक है भैया। हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, नीट एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, याद रख लेना। इसको अगर भूलोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पूरी कहानी बता दूं और तब भी अगर तुम गलत करके आ रहे हो तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो याद कर लो, निगेटिव डिविएशन का क्या एग्जाम्पल होता है, निगेटिव में होता है क्लोरोफॉर्म प्लस एस्टेन, फिनॉल प्लस एनिलीन और नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। पॉजिटिव का क्या होता है, इथेनॉल प्लस एस्टोन, CH2 प्लस एस्टोन, इथेनॉल प्लस H2O, ठीक है। ग्राफ की बात करें तो पॉजिटिव में मैंने बोला ना, वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव मतलब बढ़ेगा, तो तुम्हारा ग्राफ थोड़ा क्या आता है, ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। निगेटिव में क्या होता है, वेपर प्रेशर कम जाता है, तो ग्राफ थोड़ा डाउनवर्ड, मतलब तुम्हें दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा झुका हुआ ग्राफ आ रहा है, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह का केस बनता है, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, तुम्हारा वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, अभी हम जस्ट बता कर आए। नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है, वेपर
प्रेशर तुम्हारा कम था। तो पॉजिटिव डिवीजन में अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और नेगेटिव में अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा तुम्हारा। तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। और एजियोट्रॉप क्या होता है, वो सोल्यूशन होता है जो बॉयल करता है कांस्टेंट टेंपरेचर पे और इसको सेपरेट नहीं किया जाता। बस तुमको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि एजियोट्रॉप पे एक क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आया था, दिखाता हूं। पूछा गया था द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, कौन सा ऐसा मिक्सचर है जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करेगा। तो तुम्हें मैंने क्या बताया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन फॉर्म करता है, तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन वाला फॉर्म करेगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसलिए मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल क्या होते हैं, इसलिए तुम्हें याद होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, फिनॉल एनिलीन, नाइट्रिक एसिड, वाटर। तुम देखो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, इसमें से मैच कर रहा है वाटर और नाइट्रिक एसिड वाला, तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था एग्जांपल याद होना चाहिए, 2019 में आ चुका है। बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की ओर। तो इस वाले क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि देखो पी नॉट एक्स दे रखा है, पी नॉट वाई दे रखा है, एक्स से एक्स भी तुम्हारा दे रखा है। अब तुम्हें बस कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट करके क्या आता है, तुम्हारा 73 आ रहा है, और ऑब्जर्व में कितना दे रखा है, ऑब्जर्व में ऐसा दे रखा होगा इसमें तुम्हारा 70 है। तो तुम्हें इसमें क्या पता चला, जो ऑब्जर्व आ रहा है वो लेस देन आ रहा है कैलकुलेटेड से, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। वही कैलकुलेशन तुम्हारा सेम है जैसा मैंने बताया था ना, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स भी, वही सेम कैलकुलेशन है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, पूछा गया था नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे। पहले तुम पीटी कैलकुलेट कर दिए, और अगर तुम्हारा जो ऑब्जर्व्ड है वो अगर कैलकुलेटेड से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। और वही इसमें केस था, क्योंकि ऑब्जर्व क्या दिया होता, 70 दिया था, कैलकुलेट करने पे 73 आ रहा था। बढ़िया। तो हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि हमारा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बताता है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। कोई भी गैस को अगर हम लोग लिक्विड में मतलब डालेंगे तो कितना उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो इसका जो मेन कंसेप्ट होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, या मोल फ्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं। तो PA इज इक्वल टू KH इंटू XA। ठीक है, वैसे तो XA क्या तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है, लेकिन इसको सॉल्युबिलिटी भी हम लोग बोलते हैं, और KH क्या है तुम्हारा हेनरी कांस्टेंट। और जो तुम्हें याद रखना है कि अगर तुम्हारा PA तुम्हारा कांस्टेंट होगा तो उस केस में क्या होगा, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XA। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका KH का वैल्यू सबसे कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कब से ज्यादा हाई होगी। इस पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तुम्हें याद होना चाहिए। KH का वैल्यू कम तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाईयर होगी, उल्टा रिलेशन होता है। बस ठीक है भैया। बात करते हैं, देखो इस पे क्वेश्चन देखा 2024 में आता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यू ABC के लिए क्या है, A के लिए तुम्हारा 145, B के लिए तुम्हारा 2 × 10⁻⁵ और C के लिए 35। अब इसमें तो तुम देखोगे तो क्या हुआ, A सबसे बड़ा है 145 है, C तुम्हारा क्या है 35 है, और B क्या है तुम्हारा 2 × 10⁻⁵ है। तो KH की वैल्यू ये है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या करोगे, बिल्कुल रिवर्स कर दोगे। तो यहाँ पर ACB था तो तुम क्या करोगे, BCA कर दोगे। ठीक है भैया, समझ गए। बात करते हैं एक और सर्सन रीजन क्वेश्चन की, भी नीट एग्जाम में आ चुका है। इसमें दिया हुआ था कि हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन ड्राइविंग apparatus। याद करो, जो भी स्कूबा डाइवर होते हैं ना, जो समुद्र के अंदर डाइव लगाते हैं, वो उसके अंदर क्या यूज करते हैं, हम लोग हीलियम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी लो होती है, लेकिन इसके अंदर रीजन क्या दिखाता है, हीलियम की हाई सॉल्युबिलिटी होती है। नहीं, हीलियम की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लो होती है। तो रीजन गलत है, असर्शन तुम्हारा सही है। स्कूबा डाइवर में क्या यूज करते हैं, हीलियम यूज करते हैं। अगर किसी को याद है तो बताना कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है, एनसीईआरटी में दे रखी है। ठीक है, बात करते हैं आगे वाले टॉपिक, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, कभी भी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। ये भी एक क्वेश्चन है, आ सकता है, हो सकता है, स्टेटमेंट बनकर। ठीक है, बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो ये 4 तरह के होते हैं। पहला होता है तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा होता है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, और चौथा होता है RLVP मतलब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये तुम्हारा होता है चौथा। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्थ वाले की, जो कि है RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ भैया, देखो जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में अगर तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो वेपर बना सकता है। हाँ भैया, सही बात कहा आपने। अगर तुमने नॉन वोलेटाइल को ऐड कर दिया मतलब ये वेपर बना ही नहीं सकता। अगर वेपर नहीं बनाएगा तो क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर तुम्हारा क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे हो ना, समझना भी जरूरी है। मैं चाहता हूं तुम समझो कि अगर तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ भैया, तो P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू क्या आएगा, XB आएगा। ठीक है, XB मतलब क्या हो गया, वही तुम्हारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, PA क्या है तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। मतलब समझो, पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास वो सोल्यूशन था, सॉल्यूशन में हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वो क्या होगा, वो वेपर प्रेशर बनाएगा ही नहीं। वो वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा तो क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर जो डिक्रीज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, RLVP बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस P अपॉन P। यहाँ पे क्या है, P0A मतलब सॉल्वेंट का, और PA क्या हो गया तुम्हारा, सोल्यूशन का हो गया। समझ गए ना। और ये XA क्या है तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन है। XB मतलब B मतलब क्या है तुम्हारे यहाँ पे सॉल्यूट है। ठीक है ना, ओके भैया। बात करते हैं अब दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो कि होता है एलिवेशन इन BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। कैसे, जब मैंने तुम्हें बोला ना कि जो VP होता है और जो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी जस्ट बताया था, कहां बताया था, ध्रुव को दिखाता हूं, यहां पर तुम्हें बताया था। देखो बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। समझ गए। तो अब देखो यहां पर फिर से
क्या देखो, ये देखो, अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, तुम्हारा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो बताओ क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ भैया, तो जो अब यहाँ पे तुम ग्राफ देख सकते हो, अगर पहले से अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट होने में क्या बन रहा है, बस ब्लू वाला ग्राफ बन रहा है, लेकिन जैसे ही उसमें हमने क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, मतलब सोल्यूशन बन गया, तो क्या हो गया, तुम्हारा जो उसका टेम्परेचर था, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था, वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा टीबी, जो कि बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा क्या एलिवेट हुआ है, मतलब बढ़ा है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू एम इंटू केवी। आई क्या है तुम्हारा, वेंटो फैक्टर, आगे हम डिस्कस करेंगे। एम मतलब क्या होता है, मोलैलिटी होता है, और केवी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये तुम्हें याद रखना है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, याद रखना, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है भैया, बात करते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। क्या अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। सॉल्वेंट अगर है तो सॉल्वेंट का क्या होता है, थोड़ा क्या होता है, सॉल्वेंट का तुम्हारा ज्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन बनाने में क्या होता है, तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। एलिवेशन मतलब बढ़ना, डिप्रेशन मतलब घट जाना। ठीक है भैया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के एफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है तुम्हें, इसमें तुम्हें आई दे रखा होता है, या क्या पता आई नहीं दे रखा होता है, तो आई निकालना पड़ता है, कैसे निकालता है बताऊंगा। एम दे रखा होता है और के एफ भी दे रखा होता है, और तुम्हें इसको कैलकुलेट करना होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ भी के क्या है, कॉन्स्टेंट है, एम क्या है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी है, नॉट मोलैरिटी, याद रखना। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं चौथे वाले क्वेश्चन, तो हम बात करते हैं फोर्थ वाले कॉलिगेटिव, तो अब हम बात करने वाले फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में एक चीज बिल्कुल से याद रखना है, ये बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है टू मेजर मोलर मास। ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कभी आ सकता है। ये क्या है, बेस्ट प्रॉपर्टी है टू मेजर मोलर मास। होता क्या है ऑस्मोसिस, शायद तुम लोग में से बहुत लोग का पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूं। मान के चलो ये क्या हमारे पास एक कंपार्टमेंट है, मतलब एक डब्बा है। डिब्बा को मैंने किससे सेपरेट कर दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने एक डिब्बा को सेपरेट कर दिया। ठीक है भैया, एक तरफ हमने लिया सोल्यूशन 1, दूसरी तरफ लिया सोल्यूशन 2। ठीक है, जो सोल्यूशन 1 है इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो याद रखना कि जब भी तुम्हारा सॉल्वेंट मूव करेगा तो वो किधर से इधर मूव करता है, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मूवमेंट किसका होता है, हमेशा सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता। इस चीज को दिमाग में फिट कर दो, मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। इसलिए मैंने सॉल्वेंट का डायरेक्शन बनाया है, किधर से किधर, लो से हाई की तरफ बनाया है, और उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और अगर हमें ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है, मतलब हमें इस मूवमेंट को अगर स्टॉप करना है, तो बाहर से एक प्रेशर लगाना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई मतलब 3.14 मत समझ लेना यहाँ पर। ठीक है, पाई मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पाई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, आई क्या है तुम्हारा, वेंटो फैक्टर है, सी क्या है तुम्हारा, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी है। याद रखो क्या है यहाँ पर, मोलैरिटी। पहले क्या पढ़ा था, मोलैलिटी पढ़ा था। ठीक है भैया, आर क्या है तुम्हारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो हमने मोल में ही पढ़ा था, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.0821 होती है। और टी क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर, और किसमें है, केल्विन में है। याद रखना, गलती मत करना, सेल्सियस में मत लिखना वरना मारूंगा। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। टेम्परेचर किसमें होगी, केल्विन में होगी। बढ़िया, अब हम बात करते हैं आई के बारे में। भैया आप आई आई बहुत बोल रहे थे, आई होता क्या है, आई का मतलब होता है वेंट हॉफ फैक्टर। भैया ये तो बहुत डरावना चीज है, डरावना नहीं, बहुत सिंपल है, आराम से सुनना। आई मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन। मतलब आफ्टर क्या है और बिफोर क्या है, बहुत सिंपल से मैं बताता हूं। देखो, मॉलिक्यूल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तुम्हें पता है ना, जो टूटता है, मतलब प्लस माइनस में टूटता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे तुमने सुना होगा सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। हाँ भैया मैंने सुन रखा है। तो देखो, या तो टूट सकता है या तो जुड़ भी सकता है। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि कोई चीज टूट रही है, सोडियम क्लोराइड टूट रहा है Na प्लस Cl माइनस में। और बताओ Mg सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट किसमें टूटता है, Mg प्लस 2, और सल्फेट आयन में टूटता है। हाँ भैया हमने पढ़ रखा है। लेकिन अगर वो डिसोसिएट करता है तो एसोसिएट भी कर सकता है। एसोसिएट कैसे करेगा हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बात करते हैं पहले डिसोसिएट की। तो अगर कोई चीज डिसोसिएट कर रही है तो उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे। मान के चलो पहले NaCl क्या है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल है। अगर ये डिसोसिएट कर गया तो Na प्लस और Cl माइनस मतलब दो पार्टिकल बन गया। तो अगर कोई चीज डिसोसिएट कर रही है, टूट रही है, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर बढ़ने वाले। आफ्टर बढ़ेंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होने वाली है। समझ गए ना। तो डिसोसिएट के केस में क्या होती है, आई इज ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे NaCl में Na प्लस Cl बनेगा तो दो आ गई, पहले क्या थी, एक ही थी। MgCl2 की बात करें तो Mg प्लस और 2Cl माइनस, मतलब पहले कितनी थी, एक थी, और बाद में कितना हो गया, 3 हो गया। समझ रहे हो ना, यहाँ पर 3 है, 2 नहीं है। ठीक है भैया हम समझ गए। तो आई का जो फॉर्मूला आता है, आई का फॉर्मूला क्या आता है, आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। भैया ये अल्फा क्या है, अल्फा मतलब होता है डिग्री ऑफ, क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना टूट रहा है। ठीक है, और नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि अल्फा अगर क्या है 100% है, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो अल्फा को हम 100% मानते हैं। ठीक है, और अगर अल्फा को अगर 100% मानेंगे, या क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा कि 100% आयनाइज्ड है, समझ रहे हो ना। अल्फा मतलब क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, मतलब कितना आयनाइज्ड हो रहा है। तो अल्फा क्या होता है तुम्हारा, अगर 100% है तो उस केस में आई इक्वल टू क्या होता है, n के इक्वल है। और n क्या समझ रहे हो ना, n ये है कि जैसे
Na प्लस Cl में क्या है, n का वैल्यू 2 है, Mg प्लस 2Cl में n का वैल्यू क्या है, 3 है। मतलब कितने आयन टूटने के बाद बन रहे हैं, तो यहाँ पर 2 आयन बने तो 2, यहाँ पे 3 बने तो 3। ये समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग मतलब गलती कर देते हैं। और बात करें एसोसिएट की, तो एसोसिएट पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन याद रखोगा 2A से अगर A2 बन रहा है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, तो यहाँ पर क्या होता है, I = 1 + 1 - 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। और यहाँ पे n मतलब क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या होगा, n का वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जो बिल्कुल टूटता ही नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट तो क्या करेगा, टूटेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा ही नहीं, मतलब बिफोर आफ्टर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। एग्जाम्पल क्या है, यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सारे क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और ये चीज याद रखना, अगर 100% आयनाइज हो रहा है, मतलब अल्फा = तुम्हारा 1 है, तो उस केस में I = n होता है। दिमाग में फिट कर लो, आगे क्वेश्चन करने वाले। अब स्टार्ट करते हैं, चलो क्वेश्चन से। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन will have highest boiling point। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो अब कैसे सॉल्व करें, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले क्या करना, हमें पता है अगर हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा कम होता है। मैंने बताया ना, अगर सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हम नॉर्मली क्या मान के चलते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल ही होते हैं, हमें मान के चलना है। तो अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, तुम्हारा बढ़ता है। जस्ट बताया था ना, देखो यार, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा बढ़ेगा, हाँ भैया बढ़ेगा। तो पूछा गया बताओ इसमें से हम कौन सा सॉल्यूट ऐड करें कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बढ़े। तो ये कैसे पता चल सकता है, ये पता चलेगा जब तुम फॉर्मूला पुट करोगे, डेल्टा TB = I × M × Kb। हाँ भैया, Kb क्या होता है, सबके लिए सेम होता है, मैंने बताया था। तो कांस्टेंट को तो हटा ही दो, और यहाँ पे तुम्हें किसमें दिया हुआ है, यहाँ पर तुम्हें कुछ मोलेटी में है और कुछ मोलेटी में है, ठीक है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो टीबी तुम कैसे निकालोगे, I × M के भरोसे निकालोगे ना। जिसका डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा होगा उसका ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसका डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। टीबी के लिए तुम क्या निकालोगे, टीबी के लिए I × M करोगे, तो चारों के लिए तुम I × M निकाल दो। बात करते हैं आई की। यूरिया के लिए आई की वैल्यू क्या है, अभी जस्ट बताया, यूरिया के लिए आई की वैल्यू तुम्हारी 1 होती है। हाँ भैया, आपने 1 बताया, तो 1 × और M कितना दे रखा है, मोलेटी, और मोलेटी को तुम यहाँ पर सेम मान सकते हो अगर कुछ नहीं दिया रखा था तो, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो 0.01 दे रखा है, तो 0.01 करोगे तो कितना आएगा, 0.01 ही निकल के आएगा, ठीक है भैया। तो पहला का क्या आएगा, 0.01 आ गया डेल्टा टीबी। बात करते हैं दूसरे की, बताओ KNO3 क्या, KNO3 का आई का क्या वैल्यू होगा। देखो मैंने तुम्हें बोला था ना, अगर कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो तुम्हें क्या मान के चलना है, 100% आयनाइज्ड हो रहा है, और आई को तुम्हें n के इक्वल मान के चलना है। याद रखना, कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, जनरली क्या होता है, कुछ भी मेंशन्ड नहीं होता है, तो आई को तुम्हें n के इक्वल मानना है। तो बताओ इस केस में KNO3 का n की वैल्यू क्या है भैया, 2 है। क्यों है 2, क्योंकि K और NO3 मतलब 2 में टूट रहा है, तो 2 में टूट रहा है, मतलब n की वैल्यू 2 हो गई, और आई की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि अल्फा तुम्हारा 1 है। मैंने बोला था ना, अल्फा को 1 ही मान के चलना है, जस्ट बताया, ठीक है। तो 2 × 0.01 = 0.02, ठीक है भैया। बात करते हैं तीसरे केस की, तो ये क्या है, तुम्हारा ग्लूकोज है। फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6, क्या है ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब आई की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, इसकी 1 होती है, ठीक है भैया। तो 1 × 0.015, तो यही निकल के आएगा। और डी की बात करें तो डी में तुम्हारा क्या दे रखा है, Na2SO4 दे रखा है, और इसकी आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी ना, क्योंकि 2 सोडियम और 1 सल्फेट, मतलब कितने हो गए, टोटल 3 हो गए। तो 3 × 0.01 मतलब 0.03। तो मैक्सिमम बताओ कौन किसका वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है भैया 0.03, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और यही पूछा था, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, तब क्या होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाता। समझ गए ना। बढ़िया। बात करते हैं एक और चीज की, कि इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ, आइसोटोनिक दिया हुआ है। तो जब भी आइसोटोनिक दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, π1 = π2 होता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर 1 = ऑस्मोटिक प्रेशर 2 होता है। किसी भी दो सॉल्यूशन को अगर तुम आइसोटोनिक बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 = ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फॉर्मूला क्या पढ़ा, ICRT पढ़ा था ना, ICRT। तो RT क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, R भी तुम्हारा कांस्टेंट है, टेंपरेचर भी तुम्हारा कांस्टेंट है इस केस में। मतलब क्या है, I1C1 = I2C2। तुम देखो एक ग्लूकोज है, एक तुम्हारा क्या है, यूरिया है। ग्लूकोज यूरिया का आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 × C1 = 1 × C2, और C1C2 क्या है तुम्हारा कंसंट्रेशन, वो भी क्या, मोलैरिटी है। तो नंबर ऑफ मोल N1/V1 = N2/V2, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला यही होता है। अब तुम्हें पूछा गया है ग्लूकोज का मास पूछा गया है, तो हमें पता है ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 होता है, बता रखा था मैंने तुम्हें। और यूरिया का कितना होता है, 60 होता है। मोल कंसेंट्रेट बताया था, तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है भैया। तो अब तुम पुट कर दो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर दे रखा है यहाँ पर। और इसमें तुम क्या लिखोगे, गिवन मास कितना है यूरिया का 15, और मोलर मास कितना होता है, 60 होता है, डिवाइड बाई 1। तो W = 1/4 × 180, और तुम्हारा 45 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें मोलर मास याद होना चाहिए, वरना तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ग्लूकोज का कितना 180 और यूरिया का कितना 60। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, यहाँ पे पाई और सी का ग्राफ पूछा गया। तो अगर तुमसे कभी पाई और सी का ग्राफ पूछा आता है तो उसका स्लोप क्या आता है, आरटी के इक्वल आता है। तुम इक्वेट कर सकते हो y = mx + c से। तो याद रखना कि स्लोप क्या होता है, आरटी होता है। तो पूछा गया था तुमसे क्या टी, तो टी निकल के आएगा 310 केल्विन। मैंने बोला था केल्विन में आता है, लेकिन ऑप्शन दे रखा है सेल्सियस में, तो तुम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, इसमें देखो, इसमें दे रखा है 100% आयनाइज्ड है, तो आई और एन निकालना है। तो याद रखना, जब
भी कॉम्प्लेक्स होता है ना तो कॉम्प्लेक्स टूटता नहीं। जैसे मैं अगर बात करूं इस चीज की, तुम्हें दिख रहा होगा ना, तो इसमें तुम्हारा एन की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तुम्हें ये पता होना चाहिए बस इस क्वेश्चन में इसका क्या होता है, एन का वैल्यू 5 होगा। क्यों? क्योंकि भैया एक चार्ज पोटासियम आ रहा है और एक पूरा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो एन इक्वल टू 5 होगा। ये मत करना कि आयरन को अलग जोड़ रहे, सीएन को अलग जोड़ रहे, नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब एक सिंगल पार्टिकल। ठीक है भैया, समझ गए। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर ही पूछा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर का खेल है। यहाँ पर तुम्हें तीनों का कंसंट्रेशन निकालना है और मतलब वो करना है कि किसका ज्यादा है किसका कम है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो। एक क्या ग्लूकोज है, एक क्या सुक्रोज का, एक यूरिया है। ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू 1 होती है, मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तुम सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें देखा है 20% ही आयनाइज्ड है। मैंने बोला था ना, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे इसमें हमने ये माना है कि क्या है तुम्हारा 100% आयनाइज्ड हो चुका है, मतलब आई इक्वल टू एन हम लोग मान रहे थे, लेकिन रियल फॉर्मूला क्या होता है, रियल होता है आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा होता है। हाँ भैया, तो यहाँ पर अल्फा की क्या वैल्यू है 0.02, क्योंकि 20% आयनाइज दे रखा है। एन की क्या वैल्यू होगी 2 वैल्यू होगी। क्यों भैया, क्योंकि एच एक्स अगर टूटेगा तो एच प्लस और एक्स माइनस में टूटेगा, तो अगर तुम पुट कर दो तो आई की क्या वैल्यू निकलेगी 1.2 निकलेगी। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, एम की वैल्यू दे रखी है 0.5 मोलर। कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो यही था यार इस पूरी वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को यार लाइक सब्सक्राइब और हाइप वगैरह जरूर से कर दिया करो, मेरी भी थोड़ी मतलब अच्छा लगता है मुझे भी। तब तक क्लिप पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।